हेलो स्टूडेंट, लॉजिक क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स 11th में अध्याय नंबर 3 एक मिमी के अंतर्गत आने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक गति के तृतीय समीकरण का निगमन। ठीक है, इसके पहले वीडियो में मैं आपको गति के प्रथम समीकरण और गति के द्वितीय समीकरण का निगमन ऑलरेडी ही कर दिया है, एक बिना समाकलन विधि से और एक समाकलन विधि से। आज हम लोग क्या करेंगे, गति के तृतीय समीकरण को हम लोग एक बिना समाकलन विधि से, एक समाकलन विधि से आज क्या करेंगे, हम लोग उसकी निगमन करेंगे, उसकी उत्पत्ति करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उससे पहले आपको गति के तृतीय समीकरण के शुद्ध समीकरण पता आपको होना चाहिए। ठीक है, जैसे हम लोग जानते हैं कि गति का तृतीय समीकरण जो होता है v का वर्ग बराबर u का वर्ग प्लस 2as, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, जहाँ पे v जो है वो अंतिम वेग है, u जो है प्रारंभिक वेग है, a जो है वो वस्तु का एक समान त्वरण है और s जो है विस्थापन या दूरी है। तो इसको देख करके इसमें आपको चार भौतिक राशि दिख रही होगी। इसको देख करके आपको सबसे पहले एक डायग्राम बना लेना है, जैसे कि मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, जैसे कि मान लो कोई वस्तु है जो किसी बिंदु, मान लो a बिंदु से क्या करती है, चलना प्रारंभ करती है, तो वो किसी एक समान त्वरण a से तथा प्रारंभिक वेग u से क्या है, माना गतिमान है। और फिर t समय पश्चात कुछ समय ले लेता है, t समय पश्चात उस वस्तु का वेग जो है वह v हो जाता है। ठीक है, और वस्तु जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच चुकी होती है, मान लो b स्थान पर पहुंच चुकी है। ठीक है, इस प्रकार से। तो आपको इसको किस प्रकार से बोलना रहेगा। ठीक है, माना कोई वस्तु एक समान त्वरण a और प्रारंभिक वेग u से क्या है, गतिमान है, एक सरल रेखा में गतिमान है। t समय पश्चात उस वस्तु का वेग v हो जाता है और उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी, यहाँ से यहाँ तक चली गई दूरी मान लो क्या है, s है। ठीक है, ऐसे करके अब उन्होंने चित्र बना लिया है और मैंने आपको डिस्क्राइब भी कर लिया है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले विधि नंबर फर्स्ट से क्या करते हैं, हम लोग इसको निगमित करते हैं, इसको व्युत्पत्ति करते हैं। ठीक है, विधि फर्स्ट जो है बिना समाकलन विधि, सामान्य विधि आप बोल सकते हो इसे। ठीक है, सबसे पहले आपको गति के प्रथम समीकरण का यूज करना है। पहले स्टेप में आपको क्या करना है, गति के प्रथम समीकरण का उपयोग करना है, प्रथम समीकरण से। अब गति का प्रथम समीकरण क्या था वो मैं आपको पहले से वीडियो में बता दिया था। तो v बराबर u प्लस at। ठीक है, अब यहाँ से आपको सबसे पहला काम ये करना है, आपको यहाँ से t का मान निकालना है। किसका मान, t का मान। ठीक है, सबसे पहले मैं u को यहाँ से पक्षांतर करूँगा लेफ्ट तरफ में, तो v माइनस यू हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, इधर बचा at। उसके बाद a को मैं इधर पक्षांतर करने वाला हूँ, ये जो t के साथ a है वो गुणा में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, पक्षांतर करने के बाद भाग में जाएगा। इसका मतलब v माइनस यू के नीचे में a जाएगा, अतः t का जो मान आएगा वो v माइनस यू के बटे में a आने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने पहले स्टेप में आपने क्या किया, समय का मान निकाला गति के प्रथम समीकरण के। इसको हम लोग रखते हैं, चाहो तो इसको समीकरण 1 भी दे सकते हो, रहने दो। ठीक है, तो चलो समीकरण 1 लिख भी देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, इस प्रकार से अब आपको स्टेप नंबर फर्स्ट हो चुका है। अब मैं आपको स्टेप नंबर 2 बता रहा हूँ। स्टेप नंबर 2 ऐसा रहेगा, आपको गति के द्वितीय समीकरण यूज करना है। तो गति के द्वितीय समीकरण से। ठीक है, गति का द्वितीय समीकरण क्या होता है, s बराबर ut प्लस हाफ at का स्क्वायर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो आपने समीकरण 1 में समय का मान निकाला था उस समय का मान रखने पर, तो समीकरण 1 से क्या करना है, समीकरण 1 से t का मान रखने पर, अगर यहाँ पे आप t का मान रख देते हैं इस समीकरण में, तो s बराबर जो फार्मूला बनेगा वो u, t का मान इतना बड़ा है तो इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, v माइनस यू बटे a। ठीक है, ut हो गया ये। ठीक है, इनके बीच में गुणा है। ठीक है, प्लस हाफ a t फिर आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे भी मैं क्या कर देता हूँ, v माइनस यू बटे a पूरे का वर्ग, क्योंकि यहाँ पे t का वर्ग है। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, रखेंगे। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। सॉल्व करने के लिए आपको इतना बड़ा अगर समीकरण आता है तो आप क्या करना, हमेशा यहाँ से कॉमन लेना, कोई उभयनिष्ठ लेना। तो यहाँ पे जो चीज़ समान दिखती है उसी को उभयनिष्ठ मानते हैं। तो v माइनस यू बटे इसमें भी है, v माइनस यू बटे a इसमें में है, 2 पार्ट है ये। तो 2 पार्ट में आपको v माइनस यू बटे a कम से कम आपको निकल रहा है, इसको मैं बाहर कर देता हूँ, यानी कि यहाँ से मैं कॉमन निकाल देता हूँ। तो s का जो मान होगा वो ऐसे निकलेगा, v माइनस यू बटे a को मैंने बाहर निकाल दिया और अंदर में जब बच जाएगा उसमें बड़ा ब्रैकेट में लिख देता हूँ। तो यहाँ पे देख रहे होंगे u बच रहा है प्लस
यहाँ पे बच रहा है हाफ, ठीक है, ए बच गया है यहाँ पे, और एक v माइनस यू बटे ए करके अभी यहाँ पे बची हुई है, ठीक है, एक ठोक बच गया है यहाँ पे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके पास बच पाता है। अब यहाँ पे मैं कटा देता हूँ, ए से ए कट गया है, ठीक है, और ये v माइनस यू को एक से गुणा करेंगे तो v माइनस यू आ जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे जैसे का तैसा रखता हूँ, v माइनस ए, और यहाँ इधर चल रहा है अपने पास u प्लस v माइनस यू को एक से गुणा करोगे तो v माइनस यू आएगा और बट्टे में 2 आ जाएगा, इस प्रकार से, ठीक है, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, तिरछा गुणा करते हैं ऐसे ऐसे, 2u प्लस v माइनस यू बटे 2, तो बन जाएगा v माइनस यू बटे ए, इधर बन जाएगा 2u प्लस v माइनस यू और पूरे का बट्टा हो जाएगा 2, इस प्रकार से। यहाँ पे 2u में एक u घट जाएगा, यहाँ पे दिख रहा है 2u में एक u घट जाएगा, तो आपके पास एक u बच जाएगा, तो v माइनस यू बच जाएगा, इधर बटे में a चल रहा है अपने पास, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास दिख रहा होगा आप लोगों को, यहाँ पे अपने पास v बच जाएगा ये प्लस में, और यहाँ पे प्लस में आपके पास एक u बच जाएगा, 2u में एक u घटाओगे ताकि एक u बच जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से, और बटे में 2 चल रहा है, इस प्रकार से। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, अगर आपको कभी भी समीकरण में v प्लस यू और v माइनस यू दोनों दिखाई दे रहा है, यानी a प्लस बी और a माइनस बी, तो a प्लस बी और a माइनस बी का जो सूत्र होता है वो a का वर्ग माइनस b का वर्ग होता है। मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, a प्लस बी और a माइनस बी दो ऐसे हो जिसके बीच में गुणा हो, यहाँ भी गुणा ही है, ठीक है, तो यहाँ पे होता है a का वर्ग माइनस b का वर्ग, ये फार्मूला है, ठीक है, ये आपको याद रखनी है, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पे v जी चल रहा है, a की जगह v चल रहा है, और a की जगह v चल रहा है, और u की जगह आपके पास b चल रहा है, ऐसे ही बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको जब गुणा करेंगे तो ये इस प्रकार का बन जाएगा, v का वर्ग माइनस u का वर्ग और बटे में 2 को a से गुणा करोगे तो 2a बन जाएगा, इधर क्या चल रहा है, a चल रहा है। अब मैं इसमें तिर्यक गुणा करूँगा, ठीक है, इस प्रकार से, और यहाँ पे नीचे में गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसको पहले गुणा करता हूँ, v का वर्ग माइनस u का वर्ग, इसके बटे में 1 मान लियो, है ना, बराबर 2as, ठीक है। इस प्रकार से आपको देखो फार्मूला इस प्रकार बनाना है कि v स्क्वायर इधर बचे तो मैं v स्क्वायर को इधर बजाता हूँ, u स्क्वायर को उधर ले जाता हूँ, तो माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका जो समीकरण बन के आएगा, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, इस प्रकार से आप क्या करते हो, समीकरण की व्युत्पत्ति करते हो। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि इस प्रकार गति के तीसरे समीकरण का निगमन हुआ था, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये निगमन हम लोग निकल लिया है बिना समाकलन विधि से। अब मैं आपको समाकलन विधि से क्या करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। तो मैं इसको क्या करने वाला हूँ, मिटा देने वाला हूँ, उसके बाद मैं आपको दूसरी विधि बताने वाला हूँ, ठीक है, समाकलन विधि, ठीक है। तो मैं इस चित्र को भी मिटा नहीं रहा हूँ, लेकिन बाकी चीज़ को मिटा देता हूँ इस प्रकार से, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा चित्र में चेंजेस करूँगा और हम लोग विधि नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है समाकलन विधि, समाकलन विधि। अब समाकलन विधि में आप कैसे करोगे, समाकलन विधि से आपको क्या करना है, गति के द्वि समीकरण बंद करना है। तो आपको बस थोड़ा चित्र में ये चीज़ करना है कि मान लेना है कि तारा में जो समय भी था वो क्या था, 0 था, ठीक है। प्रारंभ में मान के करना है कि बराबर 0 पर कोई वस्तु का वेग u तथा उसका एक समांतरण e से क्या है, एक सीधी रेखा में गतिमान है। उसके बाद समय जो है t बराबर t हो गया, तो उसका वस्तु का वेग v हो गया, ठीक है, और उसके द्वारा चली गई दूरी क्या हो जाती है, s हो जाती है। प्रारंभिक दूरी को आपको 0 लेनी है, अंतिम दूरी को आपको क्या लेनी है, s ही लेना है, ठीक है, अंतिम दूरी को s लेना है, इस प्रकार से, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और समाकलन विधि से कैसे इसको सॉल्व करेंगे इसको बताते हैं, ठीक है। तो इसको भी मैं स्टेप वाइज बताता हूँ। सबसे पहले स्टेप में, सबसे फर्स्ट स्टेप में आपको लगाना है तात्क्षणिक त्वरण का सूत्र, तात्क्षणिक त्वरण। अब तात्क्षणिक त्वरण बराबर क्या होता है, a बराबर dv बटे dt होता है। समय के सापेक्ष वेग के अवकलन को हम लोग क्या कहते हैं, उस वस्तु का तात्क्षणिक त्वरण कहते हैं। अब मैं इनमें क्या करता हूँ, ऊपर और नीचे अंश व हर में ds से गुणा करने, अंश व हर में ds से गुणा करने पर हम लोग क्या करते हैं, अंश में भी ds से गुणा कर रहा हूँ और नीचे हर में भी ds से गुणा कर रहा हूँ, ठीक है। अब ds से गुणा क्यों कर रहा हूँ वो पता चल जाएगा धीरे से आप लोगों को।
ए बराबर क्या बन जाएगा फिर डी बटे डी चल रहा था, तो मैं करूँगा डी एस से गुणा किया ऊपर में, नीचे में क्या किया डी एस से गुणा किया, ऐसे आप करना रहता है। इसको हम लोग तुल्यांक भिन्न बोलते हैं, इस प्रकार से गुणा किया जाता है। अब मैं थोड़ा सा स्वैपिंग करता हूँ, स्वैपिंग मतलब डी को इधर देता हूँ मैं, डी एस को इधर कर देता हूँ, ऊपर वाला डी एस को इधर कर दिया, इसको इधर ला दो, इसको इधर ला दो, ठीक है। तो यहाँ पे डी एस हो गया, डी टी को रहने देना नीचे वाले को जैसे कि तैसे रखना है, इधर बन जाता है डी और नीचे में चल रहा है डी एस, नीचे वाले को मैंने कुछ नहीं किया। ऐसा करने से क्या हुआ, ये जो आपको दिखाई दे रहा है डी एस बटे डी टी, ये है ताक्षणिक वेग का सूत्र, ठीक है। क्या है ताक्षणिक वेग का सूत्र, ताक्षणिक का सूत्र होता है v बराबर डी एस बटे डी टी होता है। तो यहाँ पे मैं क्या रख दूंगा, v रख दूंगा, तो a बराबर v डी वी बटे डी एस, ठीक है, इस प्रकार से। अब आपको क्या करना है, आपको त्रिज्या गुणा करना है, ठीक है, त्रिज्या गुणा, ठीक है। त्रिज्या गुणा कैसे करेंगे आप, ठीक है, त्रिज्या गुणा ऐसे करना कि आपको इसके साथ गुणा करना, ये वाला, ठीक है, और ये पूरा टर्म को आपको नीचे वाले के साथ गुणा करना है, ठीक है, इस प्रकार से। पहले मैं इधर वाला गुणा करता हूँ, वी डी वी इधर लिखूंगा, लेफ्ट में आपके पास वी डी वी आ जाएगा और बराबर में आ जाएगा डी एस को ए से गुणा करोगे तो ए डी एस बन जाएगा, इस प्रकार से, ठीक है। अब ये बन गया है यहाँ तक। अब आपको इस प्रकार आपने किया ना, तो इसका मतलब ये हो गया कि दोनों तरफ डी डी वाला हिस्सा आ गया, मतलब आप यहाँ पे समाकलन कर सकते हो, निश्चित समाकलन, ठीक है। तो मैं दोनों पक्षों में निश्चित समाकलन करने जा रहा हूँ, दोनों पक्षों में निश्चित समाकलन करने, ठीक है। अब निश्चित समाकलन करते हैं, तो मैं समाकलन का यहाँ पे चिन्ह बस लगाऊंगा, वी डी वी बराबर समाकलन ए डी एस, ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ पे आपको निश्चित समाकलन करना था, तो यहाँ पे आप समाकलन जो है अनिश्चित है, तो यहाँ पे आपको जो चूंकि आप यहाँ पे v के सापेक्ष समाकलन कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको v का आपको सीमा लेना पड़ेगा, लिमिट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर नीचे में प्रारंभिक वेग को, ऊपर में अंतिम वेग को लेना पड़ेगा वेग के हिसाब से, ठीक है। तो प्रारंभिक वेग क्या होता है, u होता है, अंतिम वेग क्या होता है, v होता है। और यहाँ पे आपके पास दूरी के हिसाब से या फिर विस्थापन के हिसाब से समाकलन हो रहा है, तो आप क्या करोगे, इसमें प्रारंभिक विस्थापन 0, प्रारंभिक विस्थापन में 0 लिया था, अंतिम विस्थापन क्या होगा, s होगा। इस प्रकार से आपको सीमा रख देनी है, ठीक है। अब मैं समाकलन कर सकता हूँ, यहाँ पे जो समाकलन होगा v का समाकलन v के सापेक्ष हो रहा है, आप समाकलन कर सकते हो। यहाँ पे घात 1 है, घात 1 बढ़ जाएगा, तो समाकलन में v का वर्ग आ जाएगा और घात को जैसे का तैसा, और इस प्रकार से आपके पास ऐसे करके बड़ा ब्रैकेट लगा करके आपको क्या करना है, इस लिमिट को इस प्रकार से लिखना रहता है, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। समाकलन हो गया। इधर समाकलन भी नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे a जो है वो एक समान त्वरण है जो कि अचर राशि होती है, इसको बाहर कर दो, ठीक है। बाहर कर दूंगा तो यहाँ पे पहले मैं फिर जैसे का तैसा लिखता हूँ और यहाँ पे ds बच जाएगा। क्योंकि किसी का समाकलन पता नहीं चल रहा है तो आपको एक के सापेक्ष समाकलन माननी है, ठीक है, इस प्रकार से। अब मैं लेफ्ट वाले को अभी जैसे का तैसा ही रखता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जैसे का तैसा रखा इसको इस प्रकार से, और राइट वाले में समाकलन होने वाला है, तो एक का समाकलन s के सापेक्ष जो आएगा वो s ही आएगा। तो इस प्रकार से आप बड़ा ब्रैकेट में s समाकलन कर दिया है। अब 0 से s आपको लिमिट लेनी है, ठीक है। अब मैं अब दोनों पक्षों में लिमिट लेने आया हूँ। लिमिट लेने का मतलब है आपको इस सीमाओं को रखनी है। सबसे पहले उच्च सीमा को रखते हैं, उसके बाद माइनस करके निम्न सीमा रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहाँ पे रखोगे आप, ठीक है। आपने v के सापेक्ष समाकलन किया था इधर, तो v में रखना है, इधर s के सापेक्ष समाकलन किए हो तो आप s में रखना है, ठीक है। तो v की जगह v रख दूंगा तो v का वर्ग बटे 2 बन जाएगा, माइनस u का वर्ग बटे 2 बन जाएगा, ठीक है। इधर क्या बचेगा अपने पास, इधर भी आपके पास लिमिट रख दो, तो s की जगह s रखोगे, ऊपर वाला लिमिट पहले रखा s हो जाएगा, 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके पास क्या हो जाते हैं, वैल्यू आ जाती है, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा, चूँकि नीचे क्या है एक समान है तो हम उसको एक बार लिख सकते हैं, और ऊपर को आप घटाते हुए लिखना v का वर्ग माइनस u का वर्ग, और बच्चे में क्या चल रहा है 2 एक बार लिख सकते हैं, ठीक है। और बराबर यहाँ पे क्या चल रहा है as, इस प्रकार से as, ठीक है। अब मैं इसमें तिरछा गुणा करता हूँ, इसको इधर गुणा कर देता हूँ, तो क्या बच जाएगा v का वर्ग बराबर v का वर्ग माइनस u का वर्ग बराबर 2as। क्योंकि आपको प्रूफ करना है उसमें क्या है, v का वर्ग जो है बराबर u के वर्ग आता है, तो माइनस को उधर लेके जाएंगे, तो अपना जो आंसर निकल के आएगा मैं इसको इधर लिख देता हूँ, वो आएगा v का वर्ग बराबर u का वर्ग, इधर माइनस जो है उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो u का वर्ग प्लस में लिख दिया,
और प्लस में क्या चल रहा है 2as चल रहा है। तो इस प्रकार से आप क्या करते हो, गति के द्वितीय समीकरण का निगमन आप समाकलन विधि से कर पा रहे हो। ठीक है, तो ऐसे करके आप स्टेप फॉलो करते हुए, मैं स्टेप ने बता दिया। ऐसे मान लो कि मैं यहाँ पे दोनों पक्ष में समाकलन किया हूँ, वो स्टेप नंबर 2 है। इस प्रकार से मैंने 2 स्टेप में क्या कर दिया है, काम कर दिया, 2 पदों में मैंने काम कर दिया है। इस प्रकार से आपने देखा समाकलन का कैसा यूज करते हैं हम लोग गति के तीनों समीकरण को निगमन करने के लिए, उत्पत्ति करने के लिए। ठीक है, तो अगले वीडियो में इंतजार कीजिए और अगली वीडियो में ऐसे ही और भी अच्छे अच्छे टॉपिक को मैं लेके आता रहूँगा। धन्यवाद।